जय हिंद यारो। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था कि ताकि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा सकूं। ओम्स लॉ ने इसके बाद ओम्स, ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है ये। अब इन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं सर्किट के अंदर वोल्टेज बढ़ाता हूं, जैसे जैसे सर्किट के अंदर वोल्टेज बढ़ाता हूं, वैसे वैसे क्या होता है, करंट और तेजी से डेवलप होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं समझ में आएगा शायद, एग्जांपल के तौर पे ये देखिए कि जैसे जैसे आप एक घोड़ा अगर चला रहे हैं, देखा होगा ना, घोड़ा अगर चला रहे हैं तो उसको अगर एक डंडी से आपने मारा तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। फिर आपने एक और छपकी मारी बहुत जोर से तो थोड़ा और तेज चले, थोड़ा एक छपकी और मारी जोर से तो और तेज भागेगा घोड़ा। ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं भी भाग सकता था ना, ऐसा क्यों कर रहा है वो? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसे प्रेस कर रहे हो, यानी आप एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि भाग बेटा भाग, वरना फिर पड़ेगी तेरे, ठीक है, फिर पड़ेगी। ऐसा ही सेम टू सेम यहां भी होता है कि जैसे आपने कहीं किसी जगह पे एक सेल लगाया तो कोई मोटर है ऐसे ऐसे एकदम रन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा धीरे धीरे। 2 सेल लगाया थोड़ा और तेज घूमा, 3 सेल लगाया और तेज घूमा, 4 सेल लगाया और तेज घूमा। कर क्या रहे? वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट इंक्रीज हो रहा है। वोल्टेज कम करोगे करंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर क्या बताया, व्हेन फिजिकल कंडीशंस like pressure and temperature is constant, यानी एक ऐसी कंडीशन बता दी इन्होंने कि जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, एकदम कांस्टेंट है लैब के अंदर, ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस that is V across the conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। करंट मींस दैट इज I, यानी V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V कम होगा I कम हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है तो V बराबर क्या लिखेंगे? RI, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो ये RI लिखना पड़ा, तो ये R नई चीज हमें मिली, ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी बात, ये जो R है ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तीसरी बात क्या है? ये रेजिस्टेंस है क्या भाई? ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस भैया एक ऐसी चीज है जो कि रुकावट डालता है किसी के रास्ते में। रेजिस्टेंस है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस which is provided in the path of flowing charge। यानी जब चार्ज फ्लो कर रहा हो उसके रास्ते में अगर आप कोई रुकावट डालते हैं तो वो रेजिस्टेंस माना जाता है। यानी इनके हिसाब से एक बात निकल के आई यहाँ पे कि दुनिया में जितने भी कंडक्टर होते हैं, चाहे आप गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, आयरन, कुछ भी लेके चलो, जितने भी कंडक्टर हैं,
सबकी अपनी अपनी कंडक्टिविटी होती है, अपनी अपनी कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। मतलब कि ये जो कंडक्टर है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी करंट एक पॉइंट से, यानी इधर से एक पॉइंट से आपने करंट दिया और बी तक पहुंचाना है करंट, तो वो सारा का सारा करंट यहां तक पहुंच जाए, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। यानी इम्पॉसिबल क्यों? इसका मतलब ये जो वायर लिया हुआ है या कंडक्टर लिया हुआ है, इसका अपना भी तो कुछ रेजिस्टेंस है, ये वायर भी तो कोई रिकॉर्ड डालेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर है, अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा पा रहा है, चार्ज डेवलप कर पा रहा है, तो ही तो आगे मूव करवाएगा। और जितना भी चार्ज है वो पहले इनके एटम्स में जा रहा है, उसके बाद ही तो आगे फ्लो करवाएगा। जब इनके जो सेल्स हैं फुलफिल हो जाएंगे तभी तो आगे फ्लो करवाएंगे। यानी कि कंडक्टर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है किसी सर्किट के अंदर, ठीक है, ठीक है, किसी सर्किट के अंदर। यार कौन प्रोवाइड करेगा? कंडक्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक, कंडक्टर प्रोवाइड करेगा। अब वो जो कंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसी वजह से हम उसे रजिस्टर बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं? रजिस्टर बोल देते हैं, RESIST, रजिस्टर बोल देते हैं, ठीक है, रजिस्टर। अब ये रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज OHM, ओम होती है, ठीक है, ओम होती है, जिसे इस वाले साइन से डिनोट किया था, ओम। यानी किसी रेजिस्टेंस की SI यूनिट जो होगी वो ओम होगी, ठीक। अब ये रेजिस्टेंस है क्या चीज? रेजिस्टेंस है क्या चीज और कहां से मिलेगा? रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करता है? कंडक्टर क्रिएट कर देता है, रेजिस्टेंस खुद कंडक्टर बना देता है, ठीक है, रेजिस्टेंस खुद कंडक्टर बना दे। यानी कंडक्टर जो लिया हुआ है कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर करंट को फ्लो नहीं होने देता, कुछ ना कुछ करंट तो वो अपने पास होल्ड कर ही लेता है या पहुंचा ही नहीं पाता, तो ये उसकी प्रॉपर्टी में शामिल है। अगर हम बोले रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या है? इट इज अ सब्सटेंस which provides resistance in a circuit, in a electrical circuit, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या होता है? इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट by which flow of charge is being stopped। यानी कितना अमाउंट में किसी चार्ज को स्टॉप किया गया है, दैट इज रेजिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था और आपने उसे रोकने का काम किया है, तो उसकी जो SI यूनिट निकल के आएगी वो क्या है? ओम, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जितना चार्ज रोकेगा उस रोकने के अमाउंट को, ठीक है, यानी कोई रजिस्टर जो है कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कितनी रुकावट डालता है, उस रुकावट को ओम बोला जाता है, ठीक है। कि समझ में आ रहा है ना सबके? तो समझ में आ रहा है तो नोट डाउन करते चलिए, ठीक। अब आगे की बात देखें तो ये रजिस्टर जो है या रेजिस्टेंस जो है डिपेंड किस पे करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? तो यहां से पढ़ने से पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि अगर मैं VI का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं VI का ग्राफ बनाऊं, V और I ले लिया है, ठीक, V और I का ग्राफ बनाते हैं, तो अगर मैंने करंट और वोल्टेज कैसे कैसे लिया हुआ जरा ये देखिए, V है, I है, वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है, ठीक है, वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है, करंट अगर फ्लो हो रहा है
0.1 एम्पियर। ठीक है, ये 2 वोल्ट 0.1 एम्पियर, ये 4 वोल्ट है तो ये 0.2 एम्पियर, ये 6 वोल्ट हो रहा है तो 0.3 एम्पियर। ठीक है, 8 वोल्ट हो रहा है 0.4 एम्पियर, 10 वोल्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां करंट फ्लो होगा 5 एम्पियर। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं करंट भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। अब आप यहां देखेंगे अगर इनका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, वोल्टेज है 2 और करंट है 1, यानी ये कोई पॉइंट है। ठीक है, वोल्टेज है 4, करंट है इतना, यानी ये कोई पॉइंट निकल के आ रहा है। वोल्टेज है 6 और करंट है 3, 0.3, ये कहीं आ रहा है। वोल्टेज है 8 और करंट है 0.4, वोल्टेज है 8, करंट है 0.4, तो इधर कहीं आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज है 10, करंट है 0.5, वोल्टेज है 10 और करंट है 0.5, तो ये यहां कहीं आ रहा है। यानी आप अगर इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो तकरीबन आपको एक सीधी रेखा मिलती है, यानी सीधी सीधी लाइन मिलती है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपको एक सीधी सीधी लाइन मिलती है, और ये लाइन हमें शो करती है कि क्या, कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे करंट घटेगा। तो ये ओम्स लॉ का एक प्रूफ की तरह लिया जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, यानी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? सबसे पहली बात, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर यानी किस चीज से मिलके बना है। ठीक है, समझाऊंगा मैं आपको अभी किस चीज से मिलके बना है। दूसरी बात है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे। तीसरा जो है ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। चौथी जो चीज हो जाएगी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसी से फिर आगे निकल के एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, R = ρl/a। पहले इसको जानते हैं क्या है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, दुकान पे जाएंगे क्या होगा कि आपको वो एल्युमिनियम का भी वायर रखे रहते हैं, आयरन का भी वायर रखे रहते हैं, कॉपर का भी वायर रखे रहते हैं, लेकिन आप अगर उनसे पूछेंगे कि सर कौन सा वायर घर पे लगाने में बहुत अच्छा होगा, तो बोलेगा कॉपर का वायर। ठीक है, कॉपर का वायर। अब सिल्वर का लगा नहीं सकते, बहुत महंगा पड़ जाएगा, कॉपर का वायर यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर के वायर का जो रेजिस्टेंस है बहुत कम होता है, कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस कम रहेगा यानी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, करंट का फ्लो जो है बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल आपने कैसा चूज किया हुआ है। सेकंड वन इज टेम्परेचर। कंडक्टर का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहां पे जमा हो रहे। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा कंडक्टर का, तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट का फ्लो जो है अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक, लाइव एग्जांपल चाहिए, बताता हूं। अगर मान के चलिए आप कंडक्टर हैं, आपसे आपके घर वाले बहुत काम करवा रहे हैं, ठीक, झाड़ू भी लगाया, पोछा भी लगाया, कपड़े भी धो लिए, ठीक है, उसके बाद आपका मुंह एकदम गुस्से से लाल हो रखा है, इतना सारा काम और मैंने किया है, इतना सारा काम और मैं कर रहा हूं, मुझसे करवा रहे जबरदस्ती सबके सब। अगर इसी बीच आपकी मम्मी आती है, बड़ा भाई आके आपको ठोक दे, ठीक है, मतलब एक दो लाफा अगर लगा दे, तो क्या होगा भाई, जो कंडक्टर काम कर रहा था उस कंडक्टर और लाल, अब ले भैया हम तो काम करने नहीं वाले अब, ठीक है, अब जो बर्तन माजना रह गया था मजवा ही नहीं सकता कोई। इसका मतलब क्या है
कि हम जो कंडक्टर है जब तक काम कर रहे टेम्परेचर राइज हो गया, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अब नहीं करने वाला काम में। तो सेम कंडक्टर के साथ होता है। चौथी चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये मान के चलो कोई वायर है, इधर से हमने कट किया और कट करने के बाद ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है, वायर है, ये वायर देख लो भाई, वायर है। अब ये वाला एरिया, वायर का एरिया जितना ज्यादा रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है भाई, जितना ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा भाई, रेजिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम। अब आप सोच के देखो, जितना पतला वायर आप लेते हो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। जितना मोटा वायर रेजिस्टेंस उतना कम। तो आपने देखा हो जमीन में खुदाई करके कभी कभी मोटे मोटे तार डाले जा रहे होते हैं जमीन के अंदर, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज हाई रखते हैं वो, करंट उन्हें ज्यादा चाहिए, इस वजह से मोटे मोटे तार डाले जाते ताकि रेजिस्टेंस कम आए, ठीक है, रेजिस्टेंस कम आए इस वजह से डाले जाते हैं। चौथी चीज जो आ गई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब अगर आपसे बोला जाए कि 500 मीटर चलना है, यू विल वेरी हैप्पी, ठीक है, यू विल बी वेरी हैप्पी, अरे आराम से चल लेंगे, क्या दिक्कत ही क्या आ रही है चलने में। लेकिन आपसे बोला जाए वे 4 किलोमीटर पैदल चल रहा है, अरे मरी मैया अब तो ना चल पाएंगे। सेम लेंथ ऑफ द कंडक्टर, छोटा सा एक सेल लगाया है आपने, 1 फीट का तार लिया हुआ है, तब तो बड़े आराम से काम करेगा वो, लेकिन तार आपने 10 किलोमीटर का ले लिया, अब क्या होगा, मुश्किल ये कि करंट वो वहां तक पहुंच पाए जहां तक आपको पहुंचाना था। एक सेल के जरिए करंट मुश्किल ही है। आपने एक बहुत लंबा वायर लिया है और क्या कहते हैं उसे, वायर को सेल से कनेक्ट कर दिया है, अब 20 फीट का वायर ले लिया है और आपने एक 1.5 वोल्ट का सेल लगाया है और 1.5 वोल्ट का एलईडी लगाया, आपने ऑन किया। तो आप अगर एलईडी के पास जाके देखेंगे तो हल्का सा डिम डिम सा हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ज्यादातर रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड कर रहा है कौन, वायर की लेंथ ज्यादा रखी हुई, वायर की लेंथ कम रखो या डायरेक्टली सेल से अटैच कर दो, देखो वही एलईडी कितना बढ़िया से ग्लो करेगी। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा इससे आगे की चीज समझ लेते हैं, कैसे कैसे है, ठीक है। ये चारों पॉइंट ध्यान में रखना भाई, अभी जस्ट पता लगेगा। तो हमने क्या क्या चीजें बताई कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितनी ज्यादा लेंथ रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है रेजिस्टेंस कम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये डायरेक्टली वाला मामला नहीं है, यहाँ पे इनवर्सली वाला मामला है, ठीक, इनवर्सली वाला मामला है। अब यहां पे देखते हैं इसे एक साथ कैसे लिख सकते हैं हम, एक साथ लिखना है मुझे, तो मैंने बनाया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, L बाई A, where R is the resistance of the conductor, L is length of the conductor and A is the cross section area of the conductor, ठीक है, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल ऐसा बोला जाता है हिंदी में। अब मुझे ये फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन मिला है, इसे हटाना भी तो है भाई, तो R इक्वल्स टू क्या बनेगा, रो L बाई A। अब ये जो नया साइन आया है, ये जो नया साइन आया है भाई, इस नए साइन के बारे में तो जान लो, इसे कहते RHO, ठीक है, रो, हिंदी में बोले तो इसे रो बोलेंगे, रोना नहीं है, रोना नहीं है, सब समझाएंगे हम, रो है, ठीक है। अब ये रो है क्या चीज, इस रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। बोले सर अभी तो रेजिस्टर पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ाया, फिर रेजिस्टिविटी क्या चीज है भाई। रेजिस्टिविटी का मतलब भैया और बढ़िया समझो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सर वो जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, भैया वो रेजिस्टेंस तब था जब आप किसी सेल के अंदर कुछ लगा रहे थे, बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे, सर्किट को तब घुमा रहे थे, तब कितना रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा था, ठीक है। यहां ये क्या है, यहां किसी कंडक्टर का जब आपने उसे नहीं भी लगाया है किसी सर्किट में, तब कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है भैया। सबकी अपनी अपनी वो क्या कहते हैं खूबी होती है ना, कि कौन कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। आपको अभी तो पता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
जितना अच्छा कंडक्टर लेंगे उतना रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। चलिए इसकी एसआई यूनिट जरा देखते हैं। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसका खुद का रेजिस्टेंस है, ये खुद का, ठीक है, खुद का रेजिस्टेंस है। कि कोई कॉपर का तार लिया है आपने, कॉपर का वायर लिया है, तो कॉपर का वायर पर मीटर के हिसाब से कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसका खुद का है, ठीक है, उसका खुद का है। जैसे अब चलिए इसकी एसआई यूनिट का पता लगाते हैं जरा। एसआई यूनिट ऑफ रो, ऐसे पी बनाना है, पी की पूंछ ऐसे कर देनी है, रो बन गया, ठीक। अब क्या करना है, हमने लिखा R इक्वल्स टू रो L बाई ए। L मतलब लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। A मतलब एरिया, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। R मतलब रेजिस्टेंस है, आपको जस्ट अभी बताया था, रेजिस्टेंस का ओम हो गया, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर ए बराबर रो एल, तो रो बराबर क्या हो गया, आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओम मीटर, ओम मीटर। यानी रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी, ओम मीटर होगी। दोबारा से बता दूं, रजिस्टिविटी क्या है, किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कि वो जब सर्किट में नहीं भी लगा है, सर्किट में नहीं भी लगा है, तब भी वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी उसका इन्नेट, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए तो आपका एक कर्तव्य बनता है क्या, कि उसे चाय पानी जाके पूछ ले। वैसा ही जो कॉपर वायर है या गोल्ड वायर है या सिल्वर, हम क्यों कहते हैं कि भैया गोल्ड वायर सिल्वर वायर से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा क्यों है, उसकी रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी कम है। तो जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना अच्छा कंडक्टर, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा उतना ही बेकार कंडक्टर है। या तो वो इंसुलेटर में आ जाएगा, ठीक, या तो इंसुलेटर में आ जाएगा, सबसे बेकार कंडक्टर है वो। तो रेजिस्टिविटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे आपकी बुक के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 2.6 क्रॉस 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी है किसकी, कॉपर की, कॉपर की। उसी जगह अगर देखा जाए किसी और चीज का, किसी और चीज, मान ले ग्लास का, मान के चलते हैं ग्लास का, ग्लास की जो रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 14 तक होती है ओम मीटर। अब यहां देखो ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में मतलब रेजिस्टिविटी कम है, पॉजिटिव में रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, इसलिए ग्लास के अंदर तो करंट आता ही नहीं है। पेपर की बात करें, कागज की, 10 की पावर 12 ओम मीटर होता है, 10 की पावर 12 ओम मीटर। इसका मतलब क्या है, इसमें भी करंट आने का खतरा बिल्कुल ही नहीं है। तो होप सो आपके समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और ओम्स लॉ क्या है, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात और कहना भूल जा रहा हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर कर देंगे तो आपकी अति कृपा हो जाएगी मेरे ऊपर। और ज्यादा जानकारी के लिए लगे रहिए और बने रहिए एग्जाम अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।